जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस, चाहे आप यूपी का पीसीएस देते हो, चाहे बिहार पीसीएस देते हो, चाहे झारखंड किसी भी एग्जाम का दो, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी एंड ऑल एग्जाम्स काफी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। स्टार्ट करते हैं। 24 नवंबर 2022। ब्लैक नेक्ड तीतर कबूतर कहाँ खोजा गया है? जो ब्लैक नेक्ड तीतर है ये एक कबूतर की प्रजाति है। ये कहाँ खोजी गई है? इसका आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी के वैज्ञानिकों के द्वारा अभी इसे पापुआ न्यू गिनी में खोजा गया है। क्वेश्चन क्या था? ब्लैक नेक्ड तीतर जो कबूतर की एक प्रजाति है कहाँ खोजा गया है? पापुआ न्यू गिनी में। 140 साल बाद इसे देखा गया है। कहाँ रहता है ये? पहाड़ी इलाकों में रहता है ये। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक नेक्ड तीतर है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और अभी पापुआ न्यू गिनी में इसे खोजा गया है। ये IUCN की गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में स्थित है। IUCN की गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में ये उपस्थित है। कौन? नेक्ड तीतर कबूतर है। जो देखो जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं क्या होती हैं कि वो मतलब लुप्त हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, अब वो धरती पर नहीं पाई जाती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है संकटग्रस्त प्रजाति। तो ये 140 साल बाद देखा गया है, इस वजह से इसे किस में रख दिया है? IUCN की गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में डाल दिया गया है। एग्जामिनर पर्यावरण, क्योंकि देखो पर्यावरण चेंज हो रहा है और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इससे कि जो ब्लैक नेक्ड तीतर है वो कहाँ पर खोजा गया है? पापुआ न्यू गिनी में खोजा गया है। 140 साल बाद खोजा गया है, इसीलिए इसे संकटग्रस्त सूची में रखा गया है। जो चीज अच्छे से आराम से इजीली अवेलेबल होगी उसे कौन कहेगा संकटग्रस्त? कोई नहीं कहेगा। लेकिन ये क्या है? इजीली अवेलेबल तो नहीं है। 140 साल बाद खोजा गया है, इसीलिए इसे संकटग्रस्त की सूची में डाला गया है IUCN की। अब यहाँ पर देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन के कारण ही 140 साल बाद खोजा गया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन चेंज हो रहा है और उसके कारण मानव तक विलुप्त हो रहे हैं। आपने देखा ना, कोविड आया, कोविड की वजह से कितने ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हुई। अच्छा वाला इंसान था वो भी चला गया। तो ये तो बेचारे पक्षी हैं, ये तो खाने के लिए मनुष्य पर डिपेंड हैं, तो ये चले गए। इसी तरह से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन हो रहा है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी कर दिया गया है। ये एक साल पहले ही जारी कर दिया जाता है, जैसे 2022 का 2021 में था, 2023 का 2022 में आ चुका है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं, CCPI 2023 जारी हो चुका है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? आप सभी को पता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जर्मन वॉच के द्वारा, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट इसे संयुक्त रूप से जारी करते हैं। जर्मन वॉच प्लस न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट इसे संयुक्त रूप से जारी करते हैं। इसमें 1, 2 और 3 यानी कि पहले 3 स्थान खाली हैं, कोई नहीं आया इन पर। 4th स्थान पर डेनमार्क है, 5th स्थान पर स्वीडन है, 6th स्थान पर चिली है, 7th स्थान पर मोरक्को है और 8th स्थान पर भारत आया है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पहला तो पहले पर कौन आया है? तो 3 स्थान तो खाली है, कोई नहीं आया। 4th पर कौन आया है? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डेनमार्क, और यहाँ पर 8th इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत। अगर हम 2022 की में बात करें कि 2022 CCIP में भारत का कौन सा स्थान था, तो आप बता सकते हैं कि 2022 में भारत का 10वां स्थान था और 2023 में भारत का 8वां स्थान है। भारत 2 स्थान की भारत ने छलांग लगाई है, यानी कि वो और आगे आ गया, उसने पर्यावरण को अच्छा किया है। यहाँ पर इतना देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था ब्लैक नेक्ड तीतर कबूतर कहाँ खोजा गया है?
पापुआ न्यू गिनी में खोजा गया है, 140 साल बाद खोजा गया है। कहाँ रहता है? पहाड़ी इलाकों में ये पाया जाता है। IUCN की गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में ये शामिल है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी कर दिया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। 3 स्थान पर कोई नहीं आया, कोई देश नहीं आया। चौथे स्थान पर डेनमार्क है, जहां पर दूध के सबसे ज्यादा उद्योग मिलते हैं विश्व में। 5th है स्वीडन, 6th है चिली, 7th है मोरक्को, 8th है भारत। तो भारत ने 2 स्थान छलांग लगाई है और 2022 से 2023 में 8th स्थान पर आ गया है। 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 2022 में भारत का 10वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य कब तक नेट जीरो एमिशन करना है? नेट जीरो यानी कि जो कार्बन हम निकाल रहे हैं, अभी हम सांस छोड़ रहे हैं तब भी हम कार्बन निकाल रहे हैं। व्हीकल हैं हमारे इतने ज्यादा, उनमें पेट्रोलियम पदार्थ यूज होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा कार्बन निकलता है। जो भी हम पेड़ पौधे जलाते हैं उनसे कार्बन निकलता है। प्लास्टिक, जितने भी सारे पॉल्यूशन है, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, लाइट पॉल्यूशन हो गया और पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ये सारे प्रदूषण है, इनसे भी कार्बन निकल रहा है। तो भारत का लक्ष्य है कब तक का नेट जीरो एमिशन करने का? आंसर हो जाएगा 2030 तक। नेट जीरो एमिशन कैसे करेंगे? यानी हम जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी हम कार्बन निकाल रहे हैं उसे ऑब्जर्व करना। अब ऑब्जर्व ये नहीं कि हम जो सांस छोड़ रहे हैं उसे दोबारा अंदर ले लें, ऐसा नहीं है। नेट जीरो एमिशन करने का मतलब है कि हम जितनी सांस छोड़ेंगे ना उतने ही हम पेड़ पौधे लगाएंगे। समझ में आया? यानी कि वो पर्यावरण में ना जाए बल्कि उसे ही सोख लें पेड़ पौधे। आपको पता है पेड़ पौधे हो गए, पानी हो गए, ये बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो जितने भी हम CO2 निकालते हैं, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए। जो हमारे ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसमें भी बताया गया है कि पेड़ पौधों का संरक्षण करो, जीवों का संरक्षण करो, जीवों पर दया करो। तो उसी के तहत हमें जितना हम CO2 छोड़ेंगे उतना ही हम पेड़ पौधे लगाएंगे। हम व्हीकल यूज करेंगे उतना ही हम पेड़ पौधे लगाएंगे। उतना ही हम जितना हम आग वगैरह जलाते हैं उससे प्रदूषण होता है, उतना ही हम पेड़ पौधे लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है नेट जीरो एमिशन का। नेट जीरो एमिशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, हम सांस लेना बंद कर देंगे, हम सांस छोड़ना बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या मतलब है इसका? कि जितना हम CO2 एक्सहेल करेंगे उतना ही इनहेल करेंगे, यानी कि पेड़ पौधे लगाकर उन्हें ऑब्जर्व कराएंगे उतनी CO2 को, और पर्यावरण में वो बिल्कुल नहीं जा पाएगी। इसी को क्या कहा जाता है? नेट जीरो एमिशन कहा जाता है। तो आपको नेट जीरो एमिशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या है। 2030 तक भारत का लक्ष्य है नेट जीरो एमिशन करने का। यानी अगर हम नेट जीरो एमिशन कर लेंगे तो जो टेम्परेचर बढ़ गया है, अब आपने देखा होगा इस बार की गर्मियों में यूरोप जिसमें बर्फ जमी रहती है उसमें भी हीट वेव आई थी, यानी कि 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था। तो ये मानव के लिए कितना गलत है, मानव की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है। एक तरफ हम गंदगी कर रहे हैं, एक तरफ हम पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो मानव को भुगतना पड़ रहा है। प्रकृति तो हमें शुद्ध साफ मिली थी, लेकिन उसे प्रदूषित तो हमने किया है ना, तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? हम पर ही पड़ेगा। तो यही है इसका मतलब कि 2030 तक भारत का लक्ष्य है नेट जीरो एमिशन करने का। टेम्परेचर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड कमी हो जाएगी अगर हम नेट जीरो एमिशन कर लेंगे तो नेट जीरो एमिशन क्या होता है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार और बता देती हूँ नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन का मतलब है जीरो कार्बन उत्सर्जन, हिंदी में हो गया। अब इसे कैसे करेंगे? जितना हम CO2 निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम सांस छोड़ते हैं, उससे जितने भी हम पेड़ पौधे काटते हैं, पेड़ पौधे काटना बंद कर देंगे। लेकिन जैसे हम व्हीकल से करते हैं, जितना भी CO2 निकालते हैं, सांस छोड़कर निकालते हैं या अन्य माध्यमों से निकालते हैं, उतने ही हम पेड़ लगाएंगे ताकि जो हम छोड़ रहे हैं वो पेड़ों के माध्यम से सोखा जा सके और पर्यावरण में बिल्कुल भी CO2 ना जाए। इसी को जीरो कार्बन एमिशन कहा जाता है। तो भारत को सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था बताया गया है कि भारत 2023 तक नेट जीरो एमिशन कर लेगा और भारत एक अच्छी अर्थव्यवस्था है, अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, ये विश्व के द्वारा भारत को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, भारत का लक्ष्य कब तक नेट जीरो एमिशन करने का है? 2023 तक।
नेट जीरो एमिशन सरकार नहीं करेगी, सरकार सिर्फ आदेश दे सकती है, कानून पारित कर सकती है, नियम कानून बना सकती है, लेकिन फॉलो हमें करने पड़ेंगे। इसीलिए आज से ही आप सभी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम जितना भी CO2 छोड़ें उसे हम ऑब्जर्व करने के लिए पेड़ पौधे लगाएं ज्यादा से ज्यादा, और इस तरह से, क्योंकि सभी की सहभागिता से ही ये सभी पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो आप सभी इसमें सहयोग करें, कम पेड़ पौधों को काटें नहीं। यानी कि ये नहीं है कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बूस्ट करना पड़ेगा हमें, वो बात अलग है, लेकिन जहां जगह खाली पड़ी है हम वहां पर पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो वहां काटने की जगह पर वहां आपको पेड़ पौधे लगाने हैं। नेक्स्ट है, अरिटापट्टी गांव किसके लिए अपना विशेष महत्व रखता है? अरिटापट्टी गांव, ये अभी चर्चा में है अरिटापट्टी गांव। तो पहला तो हम देख लेते हैं ये कहां पर स्थित है। ये तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, एक गांव है अरिटापट्टी। किसके लिए अपना विशेष महत्व रखता है? पारिस्थितिकी व ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये पारिस्थितिकी व ऐतिहासिक महत्व रखता है। पारिस्थितिकी में यहाँ पर 250 प्लस प्रजातियां पाई जा चुकी हैं। जो जीवों की प्रजातियां होती हैं, यानी कि ये वाला कबूतर, ये वाली चिड़िया, ये वाला मोर, इस तरह से 250 प्लस प्रजातियां पाई जा चुकी हैं। कहाँ पर? अरिटापट्टी में। जैसे उसमें से प्रमुख हैं लेगर फाल्कन, शाहीन फाल्कन, बोनेली फाल्कन। ऐतिहासिक महत्व में देख लेते हैं, यहाँ पर महापाषाण कालीन संरचना है, रॉक, तमिल ब्राह्मी, जैन मूर्तियां आदि। महापाषाण कालीन संरचना है, जैसे रॉक हो गई, तमिल ब्राह्मी लिपियां हो गई, जैन मूर्तियां हो गई आदि। यहाँ पर ये इस तरह से पारिस्थितिकी व ऐतिहासिक महत्व रखता है अरिटापट्टी गांव, जो कि तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शौचालय अभियान 2.0 कब शुरू किया गया? ये अभी मनाया गया शौचालय, विश्व शौचालय दिवस, इस वजह से न्यूज में है। शौचालय दिवस अभियान 2.0 कब शुरू किया गया? तो शौचालय अभियान 2.0 19 नवंबर 2022 को शुरू किया गया। अभी सिर्फ इतना देखो, शौचालय अभियान 2.0 कब शुरू किया गया? 19 नवंबर 2022 को शुरू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसे शुरू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट किया गया था भारत में? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। और गांधी जी का ही ये सपना था कि वो भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र को, भारत को स्वच्छ देखें, इसीलिए इसको 2 अक्टूबर 2014 को इसे शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट है, विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर 19 नवंबर को इसे शुरू किया गया है, शौचालय अभियान 2.0 को। किसने शुरू किया है? भारत में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बेंगलुरु से शौचालय अभियान 2.0 को शुरू किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, और इसके अवसर पर ही केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शौचालय अभियान 2.0 शुरू किया है 19 नवंबर 2022 को। ये किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी? किसकी? विश्व शौचालय दिवस की। UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, उसने 2013 में विश्व शौचालय दिवस को आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। इतना क्लियर हो गया? किसने घोषित किया था विश्व शौचालय दिवस को? विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर 19 नवंबर को UNGA ने 2013 में विश्व शौचालय दिवस को आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में घोषित किया था। हालांकि इसकी बात पहले से ही चल रही थी, तथा विश्व शौचालय संगठन ने 19 नवंबर 2001 में इसकी शुरुआत की थी। ये विश्व शौचालय संगठन एक गैर लाभकारी संगठन है, और इसकी जो अवधारणा दी थी वो किसने दी थी? सिंगापुर के एक जेम्स सिक नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि विश्व शौचालय दिवस मनाया जाना चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। तो फिर इस पर 2001 से ही बातचीत चल रही थी। 2007 में इसे और ज्यादा
बढ़ोतरी मिली, लोग इसमें और ज्यादा जुड़े। यानी देखो, कोई भी कार्य होता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई एक व्यक्ति स्टार्ट करता है तो फिर धीरे धीरे उसका संगठन बनता जाता है। तो वैसे ही इन्होंने एक अच्छा काम स्टार्ट किया था कि भाई शौचालय दिवस मनाया जाना चाहिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि शौचालय कितना इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। तो इन्होंने जिम सिख ने स्टार्टिंग की 2001 से। 2007 में ये और इसमें बढ़ोतरी मिली, फिर 2013 में जाकर के विश्व शौचालय दिवस को आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में यूएनजी के द्वारा घोषणा कर दी गई कि 19 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाएगा। इतना क्लियर। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका एम क्या है। शौचालय अभियान 2.0 हो चाहे विश्व शौचालय दिवस हो, इसका उद्देश्य है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त। जो लोग खुले में शौच करते हैं उससे मुक्ति, क्योंकि उससे पर्यावरण, आपको पता है जीव जंतु होते हैं, मक्खियां वगैरह होती हैं, तो कभी वो शौचालय पे बैठी हैं तो कभी वो हमारे खाने पर आकर के बैठ जाती हैं, तो बीमारियों का आदान प्रदान होता है इससे। इसीलिए इसे क्या करना है, ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, यानी कि खुले में शौच मुक्त करना है। लोग खुले में शौचालय न जाएं, बल्कि जो हम टॉयलेट बनवा रहे हैं उनमें लोग जाएं। तो इसीलिए जो भारत सरकार ने शौचालय अभियान चलाया था, जिसमें लोगों को फ्री में टॉयलेट दी गई थी, उन्हें यूज कराने के लिए भी सरकार के द्वारा अभियान चलाए गए थे कि घर घर जाकर लोगों को बताओ। लोग इतने अवेयर नहीं है कि वो उसे यूज भी कर सकें, तो सरकार के द्वारा इन्हें यूज कराना भी सिखाया गया था। तो इसका एम क्या है, ओपन डेफिकेशन फ्री सिस्टम है ये। थीम क्या है हुई है इस बार की थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, आइए अदृश्य को दृश्य बनाएं। थीम क्या है शौचालय अभियान 2.0 की या विश्व शौचालय दिवस की इस बार की, आइए अदृश्य को दृश्य बनाएं, यानी कि लेट्स मेक द इनविजिबल विजिबल। ये इस बार की थीम है, आइए अदृश्य को दृश्य बनाएं। एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए शौचालय बेहद जरूरी होता है। एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए शौचालय बेहद जरूरी है। वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने में ये मदद करेगा। विश्व में जो स्वच्छता का संकट उत्पन्न हो रहा है उसमें मदद करेगा, इसीलिए इसे पूरा वैश्विक स्तर पर ही मनाया जाता है। अब इतना यहाँ पर आप सभी को क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, आर्टिकल 324 हाल ही में चर्चा में है, तो ये चर्चा में क्यों है हम इसे देख लेते हैं। आर्टिकल 324 यहाँ पर है, अनुच्छेद 324 चर्चा में है। इसमें कहा गया है, सरकार कह रही है कि जो चुनाव आयोग है उसके कार्यकाल को छोटा किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, जैसे राष्ट्रपति कितनी भी आयु तक चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी भी आयु के राष्ट्रपति बन सकते हैं, कितनी भी आयु के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वैसे ही चुनाव आयोग की भी कोई मिनिमम सीमा नहीं है, मिनिमम एज नहीं है। उनका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष का होता है, 6 या 65 जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। आप सभी को पता है भारत में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो आयु सीमा है वो 6 या 65 वर्ष है और अन्य चुनाव आयुक्त की सीमा 6 या 62 वर्ष है। जैसे उनमें होता है ना, हाई कोर्टों में होती है जजों की सीमा, वैसे ही इनकी है। तो अनुच्छेद 324 चर्चा में है, सरकार कह रही है कि इनके कार्यकाल को कम किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, उसने एक्शन लेते हुए सरकार के खिलाफ कि मतलब तुम कौन होते हो जो इसके चुनाव आयोग में हर टाइम पर हस्तक्षेप करते रहते हो। क्योंकि सरकार पर ये भी ब्लेम होता है कि सरकार अपने उद्देश्य के माध्यम से इसमें चेंजेस करती रहती है। क्योंकि ये जो चुनाव आयुक्त है वो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का यानी कि संसद का, विधानसभाओं का, सभी का चुनाव कराता है। और इसमें धांधलीबाजी का भी आरोप लगता है कि चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में चला गया, सरकार के विपक्ष में चलाया गया, इस तरह से। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है कि तुम चुनाव आयोग का कार्यकाल छोटा करने वाले होते कौन हो, वो करेगी तो संसद करेगी, तुम नहीं करोगे, या फिर राष्ट्रपति करेगा, इस तरह से। तो इसीलिए चर्चा में है, अनुच्छेद 324 चर्चा में है, छोटा कार्यकाल को लेकर के चुनाव आयोग। तो 324 में क्या है अनुच्छेद में, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में।
ये चुनाव आयोग है, ये एक अखिल भारतीय निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव कराना। चुनाव किसको कराएगा? जो मतदान डालेगा उसी का तो चुनाव होता है। तो इसीलिए 25 जनवरी को क्या कराया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई थी। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भाग नहीं ले पाते थे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। इसी को देखते हुए कि लोग इतने अवेयर हो जाते हैं 18 साल में कि वो चुनाव वोट दे सकें, इसीलिए 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया। उसके तहत मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। और अभी आपको सभी को पता है कि 18 वर्ष है मतदान की आयु। काम काज के चलते अब जब 21 वर्ष से आयु सीमा 18 वर्ष की गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत सारे लोग जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो काम तो बढ़ जाएगा ना चुनाव आयोग का। तो यही काम उसका बढ़ गया था और इसी के तहत 1 अक्टूबर 1993 को जो चुनाव आयोग था वो 3 सदस्यीय कर दिया गया था। पहले मैंने बताया 1 सदस्य होता था जिसमें एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन जब ये सीमा 21 से 18 की गई, इस काम के चलते बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब चुनाव आयोग का काम क्या है? आधार कार्ड, चुनाव कार्ड बनवाना, जो वोटर आईडी कार्ड होते हैं उस करवाना, अच्छे से चुनावों को करवाना। तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो व्यवस्था भी तो उसी तरह से की जाएगी ना। इसी को ध्यान में रखते हुए इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया था 1993 में। अब यहाँ पर देख सकते हैं काम क्या होता है इसका मैं बता चुकी हूँ। संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनावों का अधीक्षण करना, नियंत्रण करना और निर्देशन की शक्ति इसके पास होती है। कार्यकाल 6 या 65 वर्ष होता है और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका 6 या 62 वर्ष होता है, इस तरह से। अब वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, आपको ये भी देख लेना चाहिए, करंट का क्वेश्चन है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वैसे इसे ईसीआई कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन हम चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख रहे हैं तो ये राजीव कुमार हो जाएंगे। इन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली है और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। अन्य है राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे, ये अन्य हैं और यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। तो इस तरह से ये आज का करंट अफेयर था। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और करंट अफेयर में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।